हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर लूसेंट एमसीक्यू में। अगर आप बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 1, जिसमें हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिटेल में समझेंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एग्जाम बूस्टर इनसाइट्स मिलेंगे, जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि पार्ट 2 आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। इतिहास के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। ये प्रसिद्ध कथन किस इतिहासकार का है? विकल्प हैं ए. G.W.F. हीगल, बी. E.H. कार, सी. कार्ल मार्क्स, डी. विंसेंट स्मिथ। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। E.H. कार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में यह तर्क दिया कि इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच की निरंतर बातचीत है। ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत की व्याख्या करता है। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। हीगल इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ के लिए जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स, इन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की प्रक्रिया माना। हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। पुस्तक हिस्टोरिका। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट। इतिहास हिस्ट्री शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ या छानबीन से प्राप्त ज्ञान। प्रश्न 2। भारतीय कालक्रम के अनुसार यदि वर्तमान में विक्रम संवत 2083 चल रहा है, तो शक संवत का वर्ष क्या होगा? विकल्प है ए. 2005, बी. 1948, सी. 2161, डी. 1926। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और शक संवत 78 ईस्वी में। दोनों के बीच कुल अंतर 135 वर्ष का है। 57 धन 78 बराबर 135 का है। अतः 2083 विक्रम माइनस 135 बराबर 1948 शक संवत। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। विक्रम संवत उज्जैन के राजा द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 बीसी। शक संवत कुषाण राजा कनिष्क द्वारा 78 एडी। भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर इसी पर आधारित है। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319-320 एडी। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है। प्रश्न 3। पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी के संदर्भ में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? विकल्प है ए. जॉन मार्शल, बी. विलियम जोन्स, सी. जेम्स प्रिंसेप, डी. अलेक्जेंडर कनिंघम। सही उत्तर है सी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा के दौरान ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को डिकोड किया, जिससे अशोक के शिलालेखों को पढ़ा जा सका। इससे पहले इन शिलालेखों को रहस्यमयी माना जाता था। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। विलियम जोन्स 1984 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम्पीय दस्सी, देवताओं का प्रिय कहा गया है। केवल मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। प्रश्न 4। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड के निर्धारण में रेडियो कार्बन डेटिंग C14 विधि का आधार क्या है? विकल्प है ए. चट्टानों की परतों का अध्ययन, बी. जीवाश्मों में कार्बन की घटती मात्रा का मापन, सी. लोहे के ऑक्सीकरण का स्तर, डी. मिट्टी के बर्तनों की बनावट। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। C14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। जब कोई जीव मरता है तो वो वायुमंडल से कार्बन लेना बंद कर देता है और शरीर में मौजूद C14 एक निश्चित दर से घटने लगता है। इसकी अर्धायु लगभग 5730 वर्ष होती है। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। इस विधि का आविष्कार विलार्ड लिबी ने 1949 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 बीसी इसी विधि से निर्धारित की गई है। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट। C14 विधि केवल उन वस्तुओं पर काम करती है जो कभी जीवित थीं। लकड़ी, हड्डी, खाल, पत्थरों या धातुओं की आयु इससे नहीं निकाली जा सकती। प्रश्न 5। प्राचीन भारत के सिक्कों के अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स के बारे में कौन सा तथ्य आहत सिक्कों पंचमार्क्ड कॉइन्स के लिए सही है?
विकल्प हैं ए, इन पर राजाओं के नाम और चित्र अंकित थे। बी, ये मुख्य रूप से सोने के बने होते थे। सी, इन पर केवल प्रतीक जैसे पेड़, मछली, हाथी, ठप्पे मारकर बनाए जाते थे। डी, इनका प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। सही उत्तर है सी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। आहत का अर्थ है चोट पहुंचाना। ये भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं, 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के। इन पर कोई लेख नहीं होता था, केवल ठप्पे, पंचिस मारकर सूर्य, चंद्रमा, हाथी आदि के चित्र बनाए जाते थे। ये मुख्यतः चांदी और तांबे के थे। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। भारत में सबसे पहले लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के हिंद, यवन, इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के गुप्तों ने। इन्हें दीनार कहा जाता था। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत प्रेम को दर्शाता है। प्रश्न 6, मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त हिंदुस्तान शुद्ध के अर्थ के विकास के संदर्भ में विचार कीजिए। 13वीं शताब्दी में मिन्हाजे सिराज के लिए इसका क्या अर्थ था? विकल्प है ए, आधुनिक भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र। बी, केवल दक्षिण भारत का क्षेत्र। सी, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। डी, मुगल साम्राज्य का विस्तारित क्षेत्र। सही उत्तर है सी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। 13वीं शताब्दी के इतिहासकार मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के अधीन आने वाले इलाकों उत्तर भारत के लिए किया था। इसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं था। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। बाबर, 16वीं शताब्दी। इसने इस शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और संस्कृति के वर्णन के लिए किया था। अमीर खुसरो, इन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग इसी तरह के सांस्कृतिक संदर्भ में किया था। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, प्राचीन ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, जिससे इस भूमि का नाम हिंद या इंडिया पड़ा। प्रश्न 7, आधुनिक भारतीय इतिहास की साम्राज्यवादी व्याख्या इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प है ए, भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन करना। बी, ब्रिटिश शासन को भारतीयों के लिए एक वरदान और सभ्यता सिखाने वाला बताना। सी, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को प्रोत्साहित करना। डी, भारत के प्राचीन लोकतंत्र को उजागर करना। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने इतिहास को इस तरह लिखा जिससे यह सिद्ध हो सके कि भारत हमेशा से एक पिछड़ा देश रहा है और ब्रिटिश शासन ही इसे आधुनिक बना सकता है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित कर सांप्रदायिकता का बीज बोया। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। जेम्स मिल, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 लिखी। नेशनलिस्ट स्कूल, आरसी मजूमदार और आरजी भंडारकर ने इस साम्राज्यवादी सोच का कड़ा जवाब दिया। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, जेम्स मिल एक ऐसा इतिहासकार था जिसने भारत का इतना विस्तृत इतिहास लिखा, लेकिन वो कभी भारत आया ही नहीं। प्रश्न 8, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक क्यों कहा जाता है? विकल्प हैं ए, क्योंकि यहां लोहे का प्रयोग होता था। बी, क्योंकि यहां की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सी, क्योंकि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। डी, क्योंकि यहां कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले हैं। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक, कोई लिखित साक्ष्य नहीं। आद्य ऐतिहासिक, लिखित साक्ष्य है पर पढ़े नहीं जा सके। और ऐतिहासिक, लिखित साक्ष्य उपलब्ध और पठनीय है। सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक बूस्ट्रोफिडॉन लिपि अभी भी अनकही है। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण है। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, सिंधु लिपि में लगभग 400 से 600 चिन्ह हैं, जिनमें मछली का चिन्ह सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है। प्रश्न 9, दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में मेगालिथ क्या थे? विकल्प है ए, प्राचीन मंदिर। बी, राजाओं के महल। सी, कब्रों के ऊपर लगाए गए बड़े पत्थर। डी, सिंचाई के लिए बनाए गए बांध। सही उत्तर है सी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। दक्षिण भारत, विशेषकर दक्कन और सुदूर दक्षिण में, लोग मृतकों को दफनाने के बाद उस स्थान को बड़े पत्थरों से घेर देते थे। इन्हें महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। इनसे उस समय की सामाजिक असमानता का भी पता चलता है। कुछ कब्रों में सोने के सामान मिले, कुछ में केवल मिट्टी के। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। ये कब्रें अक्सर लोहे के औजारों, घोड़ों के कंकाल और काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ पाई जाती हैं। कालक्रम लगभग 1000 ईसा पूर्व से शुरू। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, ब्रह्मगिरी एक ऐसा महापाषाणिक स्थल है जहां एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। प्रश्न 10, कल्हण की राजतरंगिणी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकल्प है ए, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बी, इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। सी, इसे भारत की पहली प्रामाणिक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। डी, ये अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। सही उत्तर है डी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी 1148-1150 ईस्वी में राजा जयसिंह के समय में की थी, न कि अकबर के समय। ये पक्षपात रहित होकर इतिहास लिखने का सबसे प्राचीन और सटीक भारतीय उदाहरण है। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी।
इसमें कुल 8 तरंग, अध्याय और लगभग 8000 श्लोक है। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, कल्हण एकमात्र प्राचीन इतिहासकार था जिसने स्पष्ट किया कि एक सच्चे इतिहासकार को राग द्वेष से मुक्त होकर न्यायाधीश की तरह सत्य लिखना चाहिए। प्रश्न 11। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री को किस सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया था? विकल्प हैं ए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, बी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, सी उदारवाद का सिद्धांत, डी उपयोगितावाद का सिद्धांत। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास केवल राजाओं की कहानियां नहीं है, बल्कि ये भौतिक वस्तुओं, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के लिए होने वाले संघर्षों का परिणाम है। उन्होंने इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से समझाया, जहां समाज आर्थिक आधार पर बदलता है। एग्जाम बूस्टर इनसाइट, मार्क्स का प्रसिद्ध कथन, अब तक का समस्त ज्ञात इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण कृति दास कैपिटल। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, मार्क्स ने हीगेल के विचारों को सिर के बल खड़ा बताया था और दावा किया था कि उन्होंने उसे पैरों के बल खड़ा तार्किक कर दिया। प्रश्न 12। इतिहास विगत बीते हुए समय की राजनीति है, यह विचार किस प्रसिद्ध विद्वान का है? विकल्प हैं ए थॉमस कार्लाइल, बी सर जॉन सीले, सी लॉर्ड एक्टन, डी विंसेंट स्मिथ। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। सर जॉन सीले का मानना था कि इतिहास और राजनीति शास्त्र प्रोग्रामैटिक एक दूसरे से अविभाज्य हैं। उनके अनुसार आज की राजनीति कल का इतिहास बनेगी और आज का इतिहास बीते कल की राजनीति थी। एग्जाम बूस्टर इनसाइट, सीले का मूल कथन हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। यह कथन इतिहास के राजनीतिक दृष्टिकोण पर जोर देता है। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने इतिहास को राजनीति के लिए एक प्रयोगशाला माना था। प्रश्न 13। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इतिहासकार और उनकी विषय वस्तु। ए हेरोडोटस, 1 रोम का इतिहास, बी थ्यूसिडाइडिस, 2 पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास, सी पॉलीबियस, 3 विश्व इतिहास, डी लिवी, 4 इतिहास हिस्टोरिया। विकल्प हैं ए A4 B2 C3 D1, बी A1 B2 C3 D4, सी A4 B3 C2 D1। सही उत्तर है ए। अब इसका व्याख्या समझते हैं। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी, थ्यूसिडाइडिस ने एथेंस और स्पार्टा के बीच पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया, पॉलीबियस ने विश्व इतिहास की व्याख्या की और लिवी ने प्राचीन रोम का गौरवशाली इतिहास लिखा। एग्जाम बूस्टर इनसाइट, थ्यूसिडाइडिस इन्हें तथ्यात्मक इतिहास का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि इन्होंने बिना देवी देवताओं के हस्तक्षेप के इतिहास लिखा। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, लिवी को अगस्तन काल का महानतम रोमन इतिहासकार माना जाता है। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से किस काल के लिए बीसी ईसा पूर्व शब्द का सही अर्थ क्या है? विकल्प है ए बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, बी बर्थ ऑफ क्राइस्ट, सी बिफोर कॉमन एरा, डी ए और सी दोनों। सही उत्तर है डी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। वर्तमान में आधुनिक इतिहासकार इसके स्थान पर बीसीई बिफोर कॉमन एरा शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ये कालक्रम पीछे की ओर उल्टी गिनती चलता है। एग्जाम बूस्टर इनसाइट, एडी ईसवी एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष में, सीई कॉमन एरा एडी का आधुनिक नाम। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, एनो डोमिनी एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। प्रश्न 15। वर्ष 150 ईस्वी 150 बीसी किस काल को दर्शाता है? विकल्प है ए ईसा मसीह के जन्म के 150 वर्ष बाद, बी ईसा मसीह के जन्म के 150 वर्ष पहले, सी दूसरी शताब्दी ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। चूंकि बीसी ईसा पूर्व का निर्धारण ईसा मसीह के जन्म के वर्ष 0 वर्ष के आधार पर किया गया है, इसलिए 150 बीसी का अर्थ है उनके जन्म से 150 वर्ष पहले की घटना। एग्जाम बूस्टर इनसाइट, बीसी में तिथियां घटते क्रम में लिखी जाती हैं, जैसे 500 बीसी के बाद 400 बीसी आएगा। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट, दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म पर ही आधारित है। प्रश्न 16।
चौथी शताब्दी ईस्वी 4th सेंचुरी बीसी का सही समय अंतराल क्या होगा? विकल्प है ए 400 से 500 ईस्वी, बी 301 से 400 ईस्वी, सी 401 से 500 ईस्वी, डी 400 से 301 ईस्वी। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। किसी भी शताब्दी का निर्धारण उसके अंतिम वर्ष से होता है। चौथी शताब्दी ईस्वी का अर्थ है 400 ईस्वी से शुरू होकर 301 ईस्वी पर समाप्त होने वाला समय। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। 21वीं शताब्दी 2001 से 2100 तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 बीसी, ये चौथी शताब्दी ईस्वी की घटना है। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट। ईसा पूर्व बीसी की घटना में शून्य वर्ष या 0 जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि 1 बीसी के ठीक बाद 1 एडी शुरू हो जाता है। प्रश्न 17। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? विकल्प हैं ए 78 ईस्वी, बी 58 ईस्वी या 57 ईस्वी, सी 319 ईस्वी, डी 248 ईस्वी। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। उज्जैन के एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने की खुशी में 57-58 ईस्वी में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ये एक चंद्र आधारित हिंदू कैलेंडर है। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। विक्रम संवत में महीनों की गणना पूर्णिमा पर अंत पद्धति से होती है। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट। नेपाल का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर आज भी विक्रम संवत ही है। प्रश्न 18। शक संवत, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, कब शुरू किया गया? विकल्प है ए 58 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 320 ईस्वी, डी 606 ईस्वी। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में की थी। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। भारत सरकार ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट। शक संवत का पहला दिन सामान्य वर्षों में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। प्रश्न 19। गुप्त संवत की शुरुआत 319-320 ईस्वी में किसने की थी? विकल्प है ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है सी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर गुप्त संवत चलाया था। ये गुप्त काल के इतिहास के कालक्रम को समझने का मुख्य आधार है। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। श्रीगुप्त संस्थापक थे, लेकिन संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। गुप्त संवत और शक संवत के बीच 242 वर्षों का अंतर है। एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहरीक हिंद में गुप्त संवत और शक संवत के बीच के अंतर का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्रश्न 20। हर्षा संवत का प्रारंभ 606 ईस्वी में किस उपलक्ष्य में किया गया था? विकल्प हैं ए कन्नौज विजय, बी हर्ष के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, सी बौद्ध धर्म अपनाने पर, डी शशांक की पराजय पर। सही उत्तर है बी। अब इसका व्याख्या समझते हैं। वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते समय हर्ष संवत की शुरुआत की थी। इसका उल्लेख ह्वेनसांग के विवरणों में मिलता है। एग्जाम बूस्टर इनसाइट। हर्षवर्धन को उत्तरपद स्वामी कहा जाता था। तो दोस्तों, ये थे हिस्ट्री चैप्टर 1 के पहले 20 एमसीक्यूज। इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता थे? अपना स्कोर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए टॉपर लूसेंट एमसीक्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।